Hello everyone. So how are you all? My name is Shruti. वेलकम टू एडिग्रोन. ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन आपकी एग्ज़ाम्स की? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए. और बताइए कि आपको हमसे कौन से वीडियोस चाहिए. आप चाहते हो कि कौन से वीडियोस हम पब्लिश करें जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए. अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा ताकि हम उस सब्जेक्ट की वीडियोस बार बार पब्लिश कर सकें. ओके. और प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में. अगर आप चाहते हो कि हमारे कोई इम्प्रूवमेंट करें, हम अपनी पढ़ाने का कोई मेथड चेंज करें या अपनी हम वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें उस वर्जन को. राइट. और आपकी कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इकोनॉमिक्स की. आपको कैसी लग रही है? टफ़ लग रही है? 11th की टफ़ लगती है? 12th की टफ़ लग रही है इकोनॉमिक्स? और आप अपनी सब कुछ हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे हो या फिर नहीं? आप हेल्दी फूड खा रहे हो? आप जंक फूड तो नहीं खा रहे अपनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स देने हैं आपको अपने. और आप वाटर अच्छे से ड्रिंक कर रहे हो? आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हो नहीं? आप एक्सरसाइज कर रहे हो पार्क में अच्छे से या नहीं? तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज. राइट. और हमने लास्ट क्लास में यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स हमने अब तक पढ़ लिया है. इंडेक्स नंबर्स वी हैव कंप्लीटेड. हमने कोरिलेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हमने डिस्पर्जन चैप्टर कंप्लीट कर लिया. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद वाला चैप्टर जिसका नाम है, हमने स्टैटिस्टिक्स पूरी कंप्लीट कर ली है, वो हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th की थोड़ी सी ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू 12th, क्योंकि 12th में आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो है थोड़ी सी ईजी. तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रो थोड़ी सी कंसेप्शनल आ जाती है. इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स भी हैं. थोड़ी सी ट्रिकी लगती है बच्चों को, बट मैं आपको ऐसे मेथड से करवाऊंगी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी. तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन. इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. इसके बाद हम मेथड्स भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को. फिर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट का क्या मीनिंग है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मीनिंग है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या मीनिंग है. इसमें सब चीज़ें दोबारा दोबारा डिस्कस होंगी. राइट. तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है प्रोडक्शन और कॉस्ट. हो थोड़े से इसमें डायग्राम्स है, उसके लिए आपको करने हैं बार बार प्रैक्टिस से ही आपके जो डायग्राम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे और आप अच्छे से बना पाओगे. इसलिए आपको हमेशा जब भी आप किसी डायग्राम को देखते हो इकोनॉमिक्स में, आपको एक पेन लेके चलना है, पेंसिल लेके चलनी है साथ साथ, और उसको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में. तभी आप अच्छे से उस डायग्राम को कर पाओगे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल हो जाते हैं डायग्राम्स. मार्जिनल कॉस्ट का अलग है, एवरेज कॉस्ट का अलग है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. तभी आपको ड्रॉ करके देखनी है और मिनिमम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करके देखनी है डायग्राम्स की. तभी आप उसको कर पाओगे अच्छे से अपने एग्जाम्स में. सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स हमने पूरी कंप्लीट कर ली है. उसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा. अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो प्लीज़ बताइएगा, हम उसको दोबारा से करेंगे पब्लिश. अगर आपको थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं तो हमें गूगल मीट की क्लास भी रख लेंगे जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो विद दिस नोट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं. आज का चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. ये 2 चैप्टर्स आज कवर हो जाएंगे. इस वीडियो में होगा प्रोडक्शन कवर और नेक्स्ट में हो जाएगा आपका कॉस्ट कवर. तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है. सो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन. Microsoft PowerPoint. Production and costs. Let me open the presentation. ओके. तो हमारे जो ये वाली यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स हैं. एक चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन और दूसरे चैप्टर का नाम है कॉस्ट. राइट. एक चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन और दूसरे का नाम है कॉस्ट. तो आज हम इस वाले जो हमारा वीडियो है पर्टिकुलर, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन वाला चैप्टर. अब प्रोडक्शन वाले चैप्टर का क्या नाम है? प्रोडक्शन वाले चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. अगर एक प्रोड्यूसर है, देखो 2 यूनिट्स होते हैं कम्युनिटी के. एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर.
तो जो प्रोड्यूसर होता है, हमें इसमें प्रोड्यूसर के बारे में पर्टिकुलर स्टडी करना है कि प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करता है, और जो प्रोड्यूसर के बारे में कौन कौन से उसके फंक्शंस आ जाते हैं और उसे कैसे रिटर्न्स मिलते हैं अपने फैक्टर्स के लिए। तो हमारा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, राइट। तो हमारा डिस्कशन जो है इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। तो लेट मी स्टार्ट विथ दिस चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कोट। हमने एक फॉर्मूला अपनाएंगे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आप अच्छे से आपका एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो। आप सिर्फ पढ़ाई ना करें, बट उसके साथ आपकी एक अच्छी थिंकिंग भी डेवलप हो। ओके, तो आज का कोट है हमारा, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग बट यू कैन एंड यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। ओके, तो इस चैप्टर का मेन, इस वाले कोट का मोटिव है कि यू कांट गो बैक, आप पीछे नहीं जा सकते। आपने जो भी काम कर लिया, अगर आप ये वाले आदमी हो, आपकी ये है आपका प्रेजेंट, जो आप अभी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो डिग्रोन पे, ये आपका प्रेजेंट, इससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। इसके आने वाला जो पीढ़ी है वो होगी आपकी फ्यूचर की, और जो इससे पीछे आपने काम किया वो होता है आपका पास्ट। आपका जो अब तक हो चुका, आप अभी 19 ईयर्स के हो, क्योंकि आप अभी 17 ईयर्स के हो, राइट। 16-17 ईयर्स के आप हो। तो अगर आप 16-17 ईयर्स के हो, आपने पास्ट में कुछ गड़बड़ करी, आपने कुछ पास्ट में ऐसा काम किया कि आपने अच्छे से स्टडी नहीं करी, आपको बहुत रिग्रेट है उसका, उससे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप उस पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट चला जा चुका है। ये वाली जो कंसेप्ट है ये जा चुका है, ये अब दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। बट आप क्या कर सकते हो कि अपनी फ्यूचर को बदल सकते हो। फ्यूचर को कैसे बदलोगे? आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो पास्ट तो चेंज हो नहीं सकता, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, आप बिगनिंग एंड चेंज द बिगनिंग, आप जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको नहीं चेंज कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो कि आप जो हमारी एंडिंग है, मतलब आपका जो फ्यूचर है उसको ब्राइट कर सकते हो। कैसे करोगे? अच्छे से स्टडी करके, अच्छा फूड खा के, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो अचीव। तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। आपको क्या करना है, अपना फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए प्रेजेंट से ही मेहनत करनी शुरू करनी है, अपने ड्रीम को फोकस करने के लिए। अगर आपका ड्रीम है कि आपको सीए बनना है, आपको एक अच्छा लॉयर बनना है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक मेहनत शुरू करनी है अभी से ही। आपको एक माइंड फोकस होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, तभी आप अपना फ्यूचर जो है आगे ब्राइट कर पाओगे, राइट स्टूडेंट्स। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वाला कोट, और आपको क्या इससे इंस्पिरेशन मिली, और एडुग्रोन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, राइट। ये आपका हो गया आज का कोट। तो पॉइंट पे हमारा हमारा टॉपिक का नाम क्या था, हमने कोटो डिस्कस कर लिया, और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में। चैप्टर कौन सा है हमारा आज? प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये है हमारे चैप्टर का नाम। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में, हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, राइट। किसी भी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है कि प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या मीनिंग होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, और हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Output needs input. Land, labor, and capital are the input. The production of goods and services of producer. You would always be interested to know how much labor and capital are required to produce a given level of commodity. You would also find, for example, the 10 units of capital and 5 units of labor are required to produce 100 units of a commodity. It is the relationship between physical input and physical output, which is known as production function. Production function is the study of the functional relationship between the physical inputs and the physical outputs of a commodity. In other words, it is a technological relationship. It is a technological relationship forms production and the material factors of production. It is expressed in terms of following equation. प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू एफ एल के। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है भाई प्रोडक्शन फंक्शन की। तो इसका मतलब ये है, ये एक रिलेशनशिप है प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट और इनपुट के बीच में। अब आउटपुट क्या होते हैं और हमारे इनपुट क्या होते हैं, इसे हमें डिस्कस करना है, राइट। आउटपुट में आ जाएगा आपका लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर
एंड कैपिटल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी आउटपुट में। मतलब क्या आपका प्रोड्यूस करके आया, आपने जो इतने सारे इनपुट्स यूज़ किए, आपका फाइनल आउटपुट क्या तैयार हुआ, आपका फाइनल मटेरियल क्या तैयार हुआ, ये हो जाएगा आपका आउटपुट का मीनिंग। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉमन इनपुट्स, ये इसका नाम होता है इनपुट्स। ये हमें इनपुट्स चाहिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं आगे, तो ये होते हैं हमारे कॉमन इनपुट्स, राइट। और जो हमारा आगे प्रोडक्ट तैयार होके आएगा इन सब की हेल्प से, उसे हम कहेंगे आउटपुट। तो वो होता है हमारा आउटपुट। यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ कम्युनिटी। हमें हमेशा से इच्छा होगी कि जानने में कि एक कुरकुरे का पैकेट है, उसमें कितना हमारा लेबर लगा है, कितने वर्कर्स ने काम किया है उस सिंगल पैकेट को बनाने के लिए, और कितनी हमारी कैपिटल लगी है, मतलब कितनी मशीनरी वगैरह खर्च हुई है हमारे पैकेट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे 10 यूनिट्स हो सकता है उसमें कैपिटल लगी हो, 10 यूनिट्स लगी हो हमारी कैपिटल, और 5 यूनिट्स लगी हो हमारी लेबर। तो हमारा क्या होगा, अगर 100 पैकेट्स हमने प्रोड्यूस किए तो हो सकता है उसमें 5 यूनिट्स कैपिटल लगी हो, और 10 यूनिट्स कैपिटल लगी हो, और 5 यूनिट्स लेबर लगी हो। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट्स के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में। अगर कोई रिलेशनशिप होता है फिजिकल इनपुट के बीच में, इनपुट का मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल, और आउटपुट के बीच में, आउटपुट का मतलब जो हमारा मटेरियल तैयार होके आ रहा है हमारी इनपुट से, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसका नाम होता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक स्टडी है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप की स्टडी है, फिजिकल इनपुट की और फिजिकल आउटपुट की। अगर हमें फिजिकल इनपुट की स्टडी करनी है, इनपुट की और आउटपुट की स्टडी, तो वो आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में। इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन को, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस इक्वेशन में। प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू एफ एल के। तो इसमें एफ आ जाएगा आपका फिक्स्ड लैंड, लैंड जो होती है आपकी उसको हम कहेंगे एफ, और एल से आ जाएगा आपका लैंड, और सी से आ जाएगा, के से आ जाएगा आपका कैपिटल। तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप है इनपुट्स के बीच में और आउटपुट्स के बीच में। इनपुट में आ जाएगा आपका लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और आउटपुट आ जाएगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो इस स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया कि प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड इज QX is equal to physical output of a commodity, XL is equal to physical output of labor, and units of K is equal to physical units of capital or units of capital। तो हमने जो इक्वेशन स्टडी करी कि प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू एफ एल एन के, प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू एफ एल एंड के। तो इसमें एफ एल और के का क्या मीनिंग है। एफ का मीनिंग है कि जो हमारा आउटपुट तैयार हुआ है, जो इनपुट्स को यूज़ करके जो हमारा आउटपुट तैयार हुआ है, उसे हम कहते हैं एफ, एफ उसका नाम है। और हमारा एल का मीनिंग है जो हमारा लेबर इनपुट, जो हमारा लेबर वाला इनपुट है वो हो गया हमारा एल। तो अगर हमें लेबर की बात करनी है तो वो आ गया हमारा एल। और के का मतलब आ गया हमारा कैपिटल, तो ये हमारा कैपिटल हो गया, और ये एल हो गया हमारा लेबर, और एफ से हमारा आ गया हमारा क्या, जो हमारा आउटपुट तैयार होके आया है हमारा इनपुट को प्रोड्यूस करके। के इज इक्वल टू फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल, और इसका मतलब फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, और एफ का मतलब हो गया, एफ का मतलब इस फिजिकल जो हमारा आउटपुट तैयार होके आया है। ओके, तो ये हो गया हमारे मीनिंग। Next slide is, it is important to know that production function does not establish any economic relationship between input and output. It is only establish a technological relationship between input and output. It is engineers day. It is the engineers who tell us that 10 workers working on 100 units of a commodity X thus writes the production of free spirit technical issue which connects factor inputs. तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा रिलेशनशिप एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, बट वो कौन सी रिलेशनशिप है, वो है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है।
जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है हमारी एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, वो एक टेक्निक की रिलेशनशिप है एफ एल और के की। हमारी रिलेशनशिप जो है इसकी एफ एल और के बीच में जो लेबर कैपिटल और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है वो एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका ये मीनिंग है, ये बताती है कि अगर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनका इतना कैपिटल लगा है तो कितने हमारे आउटपुट प्रोड्यूस होंगे। तो ये कनेक्ट करती है हमारे इनपुट्स को आउटपुट्स के साथ कनेक्ट करती है। तो ये आ गया हमारा इसका मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का क्या मीनिंग होता है। कुछ जो हमारे प्रोडक्शन में फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, और हमारे मीनिंग हमें डिस्कस करना है कि फिक्स्ड का क्या मीनिंग है और वेरिएबल फैक्टर्स का क्या मीनिंग है। तो फिक्स्ड का मीनिंग होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। Fixed variable factors are the sectors the application of which does not change with change in output. In fact, fixed factors are installed before output actually starts. There's a machine is there even when the output is zero. Is unique. Produce maximum output 1000 units of a commodity as if it is the means that any change in output ranging between 0 to 2000 units input of machine remains constant. तो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा फिक्स फैक्टर और एक होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड का मतलब हमारा कौन सा फैक्टर है, फिक्स्ड का मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा मतलब होता है लैंड का। अगर हमारा आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ अब तक, ये ऐसा फैक्टर है जो पहले ही हमने इंस्टॉल करके रख लिया, राइट। फिक्स्ड फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमने पहले ही चेंज करके रख लिया। अगर हमारा आउटपुट बढ़े जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला फैक्टर भी चेंज होगा, क्योंकि लैंड तो कांस्टेंट रहेगी हमारी। फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, इसमें हमने प्रोडक्शन करी इस लैंड पे एप्पल्स की, तो जो हमारी लैंड होती है वो तो फिक्स्ड रहेगी। हो सकता है हमारी एप्पल्स की प्रोडक्शन चेंज हो जाए, बट जो हमारी लैंड होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, वो एक फिक्स्ड रहती है। तो वो हो गया हमारा फिक्स फैक्टर के अंदर, वो चेंज नहीं होती है हमारे आउटपुट के चेंज होने के बाद। बट फिक्स फैक्टर्स तब हम इंस्टॉल करते हैं जब हमारे आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट हो गया। अब तक हमने एप्पल्स बनाना शुरू नहीं किया है, बट वो वाला जो हमने पहले ही इंस्टॉल करके रख लिया, क्योंकि अगर लैंड होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे उस पर। तो हमने ये वाला फैक्टर है ऐसा जो चेंज नहीं होता है हमारा आउटपुट के चेंज होने के बाद। तो ये एक ऐसा फैक्टर है। ओके, व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 0 प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट 1000 ऑफ कमोडिटी। ये कैसे, ये लैंड हो सकती है, वो कितने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है हमारा, हो सकता है वो 1000 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर दे हमारी अकेली लैंड। तो इसका ये मतलब है कि यानी अगर आउटपुट रेंज हो रहा है 0 से 2000 के बीच में, तो तब हमारा जो इनपुट है मशीनरी का, जो उस पर बन रहा है सामान, वो कांस्टेंट रहता है, राइट। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड फैक्टर। और फिर आ जाएगा हमारा वेरिएबल फैक्टर। एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स का मतलब अगर ये हमारी लैंड है, ये तो कांस्टेंट रह रही है, इस पर लैंड का हमारा कोई भी वो नहीं, अगर हमारे एप्पल्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमारी लैंड तो नहीं बढ़ रही है, उसके साथ साथ लैंड की जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहती है। बट जो एप्पल्स हैं वो कौन से फिर फैक्टर्स हो गए, वेरिएबल। हो सकता है उससे हम कम कर दें, हो सकता है उससे हम ज़्यादा कर दें। तो फिर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो होते हैं एप्पल्स, ये चेंज होते रहते हैं हमारे आउटपुट के कम या बढ़ने होने से। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज एप्लीकेशंस ऑफ विच वेरीज विच चेंज इन आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट बढ़ता है तो ये फैक्टर भी साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अगर हमारी लैंड बढ़ जाएगी तो ये वाले फैक्टर्स भी बढ़ जाएंगे, अगर लैंड छोटी हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो लेबर जो है हमारी और जो हमारा उस पर प्रोडक्शन हो रहा है वो है एक वेरिएबल फैक्टर। लेबर इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यू नीड मोर labor to produce more units of a commodity, other things remain constant, does to 0, variable factor is 0 and output is 0, it increases when output increases। तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसका मेन जो हमारा रिलेशन है वो है आउटपुट के साथ। अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो हमारा वो है जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हमारा आउटपुट जो है वो 0 है तो हमारा वेरिएबल फैक्टर भी 0 है, वेरिएबल फैक्टर इज 0 और आउटपुट इज आउटपुट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, तो हमारा वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज हो गया। तो इसका डायरेक्ट जो लिंक है वेरिएबल फैक्टर का वो है हमारे
आउटपुट के साथ। तो आउटपुट और जो वेरिएबल फैक्टर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। लेबर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यू नीड मोर, हमें ज़्यादा लेबर चाहिए ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर हमारे कम एप्पल्स हैं तो उसके लिए कम हमें वेरिएबल चाहिए, कम हमें लेबर चाहिए। तो लेबर जो है हमारा वो एक वेरिएबल फैक्टर का एग्जाम्पल है, और वेरिएबल फैक्टर चेंज होते रहते हैं आउटपुट के बढ़ने या कम होने से। अगर आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और आउटपुट अगर कम हो जाएगा और तो हमारे वेरिएबल फैक्टर जो होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये थे हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की बात। क्लियर? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लियर हो रहा है वाला चैप्टर या नहीं। बहुत सिंपल चैप्टर है वैसे तो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल तो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है? शॉर्ट रन इज अ पीरियड व्हेन प्रोडक्शन फंक्शन can be increased only with the application of variable factors. Fixed factors by definition remains constant or a bit further. Once a plant is installed, it cannot be changed in short period. Choose small to change. It is a production function remains constant in the short period. When a factor is fixed, it is in those sector. It is a variable factor. Production function specified as under Qx is equal to FLK. Q is equal to output of commodity, L is equal to labor of a variable factor and K is equal to capital of a fixed factor. तो शॉर्ट रन दो टाइप के हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड अदर इज़ आर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारा ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि हमारा जो टाइम है ये शॉर्ट है। तो इसमें हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है, हमारा जो लैंड है, उसे तो हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, बट जो हमारी लेबर है उसको हम कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम लेबर को कम या फिर ज़्यादा करेंगे। वंस अ प्लांट इज़ इंस्टॉल्ड कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट पीरियड। हमने अगर कोई प्लांट इंस्टॉल किया, हमने कोई अगर मशीनरी इंस्टॉल करी है, उसे हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। बट उससे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स लॉन्ग पीरियड में चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारी जो चेंज होगी वो होगी लॉन्ग पीरियड में, बट शॉर्ट रन में हमारा जो चेंज होगा वो होगा हमारे चेंज हो गया हमारा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब लेबर चेंज हो सकता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा लेबर चेंज होगा बट हमारी जो लैंड होगी वो फिक्स रहेगी। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। तो फिक्स फैक्टर इसमें फिक्स रहता है। तो इसका जो हमारा इक्वेशन डेवलप होगी वो होगी FLNK। F का मतलब आ जाएगा हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस होके आया है, L का मतलब आ जाएगा हमारी कितनी लेबर लगी, और एक K का मतलब हमारी कितनी कैपिटल डेवलप हुई है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। In this type of production function, output can be increased only by increasing the application of L. The following equations illustrate this point further. 40qx is equal to 5u will work in a constant. 45x is equal to 6L. 4k constantly find that k is constant at 4 units. Output can be increased from 40 to 45 units of commodity because output of L has increased from 5 to 6 minutes constant, and only L has changed the ratio between L and K tend to change. That is why short run production function is called variable production type production function. तो हमारी जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होगी उसका जो आउटपुट होगा सिर्फ और सिर्फ हम किससे इंक्रीज कर पाएंगे, L चेंज करके। अगर हमने L चेंज किया है तो हमारा जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है तभी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। हमारी जो लैंड होगी वो तो फिक्स रहेगी, बट जो हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा मतलब हमारी लैंड होगी वो होगी हमारी वेरिएबल फैक्टर रहेगी। तो हमारी क्या होगा, हम इसको चेंज ला सकते हैं। इसमें हमारा एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 40qx इज इक्वल टू 5 विल वर्क इन अ कांस्टेंट। तो ये होगी एक फर्स्ट इक्वेशन हमारी डेवलप। और सेकंड इक्वेशन इज 45x इज इक्वल टू 4L एंड FLNK। तो इसमें 5 ही हो गया हमारे आउटपुट, मतलब हमारे 5 आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं। इसमें हमारी इतनी हमारी वो लगी है, कैपिटल लगी है। इसका मतलब हमारी कितनी कैपिटल लगी है और ये कितनी लगी है हमारी लेबर। और इसका मतलब आ जाएगा हमारी लेबर कितनी लगी है, हमारी फिक्स फैक्टर कितनी लगी है और ये हमारी कैपिटल कितनी लगी है। कॉन्स्टेंटली फाइंड दैट
के इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है कि हमारा के कॉन्स्टेंट चल रहा है इस कम्युनिटी में। अगर हमारी जो आउटपुट है अगर वो इंक्रीज़ होगी 40 से 45 तक तो हमारी 5 यूनिट्स आ गई कम्युनिटी की। अगर हमारा एल इंक्रीज़ हुआ है 5 to 6 का मतलब हमारा एल जो है वो इतना चेंज हुआ है, तो हमारी जो रेशो डेवलप होगी वो होगी हमारी 10:1। तो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जो हमारा है वो चेंज कर पाते हैं, बट हमारा जो शॉर्ट रन है वो सेम रहता है, राइट। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका डायग्राम ये वाला आएगा, यहाँ पे होगी आपकी कैपिटल, हमारी ये वाली होगी कैपिटल, और ये होगी लेबर। कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के से, और इसको हम डिनोट करते हैं एल से। तो हमारी इसमें क्या रहती है, हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो हमारी लेबर और कैपिटल एकदम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो हम चेंजेस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेबर में करेंगे, हमारी कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये लेबर्स इसके साथ साथ बढ़ी जा रही है, बट हमारी कैपिटल जो है वो उसी पॉइंट पे है, तो ये हमारी होगी स्ट्रेट लाइन डेवलप। क्लियर ये वाला डायग्राम। इन फिगर 1 till 19 starting point from point A on a bike 6 weeks show that capital remains fixed. Higher level of output is achieved only by increasing the output of labor by oil 1 to 2 accordingly. Sector issue must change at the level of output increases. तो हमारा क्या हुआ, इस वाली जो फिगर हमने नोट करी है उसमें हमें बताता है कि हमारी 19 तक तो कैपिटल हमारी फिक्स्ड रही है, कैपिटल इज फिक्स्ड टिल 19 पॉइंट। तो हमारा जो हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट हमारा बड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे अचीव हो सकता है, अगर हमें हाइयर लेवल चाहिए आउटपुट का तो वो अचीव हो सकता है किससे, इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ लेबर फ्रॉम। तो हम कैसे कर सकते हैं हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट अचीव, आउटपुट को लेबर के आउटपुट को बढ़ा के। अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तभी हमारा आउटपुट बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो तो फिक्स है, तो हम आउटपुट अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हम लैंड को ही लेबर को ही बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर लैंड भी बढ़ेगी लेबर बढ़ेगी तो साथ साथ हमारी आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ये है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर when ish is all the factors of real factor as long as it is enough to increase productive capacity for full form. Plant size can be changed from more and more plants can be installed in this web. It is a fixed sector during the short period becomes a variable factor long period of time when both factors of variable factor. The wrong introduction as u x is equal to flk. Illustration 40x is equal to 5 f5l 44 is equal to 40x is equal to f10 l5. Variable factor output is increased by increasing the application of both the variables in the long run production function. Factor ratio remains constant. It is a fresh output is 40 units and 10:4 is as same as the fresh for output is equal to 80 units. This is long run production function. This is called constant proportion type production function. तो हमारा हमने शॉर्ट रन जो डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट का बारी है हमारी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करने की। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर। तो हमारी उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती हमारी फिक्स्ड फैक्टर में और वेरिएबल फैक्टर में, क्योंकि हम शॉर्ट में क्या करते हैं हम अलग अलग बांट देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे, बट फिक्स्ड फैक्टर हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। बट हमारी जो ये वाली होती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें कोई हम डिस्टिंक्शन नहीं बनाते वेरिएबल फैक्टर में और फिक्स्ड फैक्टर में। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स को भी चेंज कर सकते हैं और जो हमारी लेबर है उसे भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये आ गई हमारी फिक्स्ड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। What is fixed sector during short run becomes a variable factor during a long period of time. तो हमारी जो शॉर्ट रन में अगर हमारा कोई फिक्स्ड फैक्टर था, अगर हमारी लैंड जो थी हमारी फिक्स थी शॉर्ट रन में, तो हमारी अगर वेरिएबल में वो लैंड आएगी तो हो जाएगी हमारी लॉन्ग रन हो जाएगी हमारी वो वाली लैंड, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे के सारे जो शॉर्ट रन के फैक्टर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये
आ गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग। जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ करी है कि हमारा जो x है ये है इक्वल टू FLK, ये इसका इक्वेशन होती है। तो 40x इज इक्वल टू, मतलब 40 अगर हमारा आउटपुट अगर हमारी प्रोड्यूस हुआ है तो हमारी 5 लगी है हमारी इसमें आउटपुट, लेबर लगी है 44। ऐसे ही हमारा 80 अगर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है तो हमारी 10 लगी है हमारी आउटपुट और 5 इज़ आर लेबर। तो वेरिएबल फैक्टर हमारी जो इंक्रीज़ हुई है वो इंक्रीज़ हुई है दोनों से। हमारी जो वेरिएबल फैक्टर में आउटपुट इंक्रीज़ होता है वो फिक्स फैक्टर की हेल्प से भी इंक्रीज़ होगा और वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से भी इंक्रीज़ होता है हमारा आउटपुट। इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेशो, हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी हमारी रहेगी कांस्टेंट। आउटपुट जो है होगा हमारा 40 यूनिट्स और रेशो इज़ 4। अगर हमारा आउटपुट 40 हुआ है और रेशो इज़ 10 तो ये होगी हमारी 4। तो इसका मतलब आउटपुट जो हुआ है हमारा 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, तो इससे हम कहेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन फंक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा लेबर भी कांस्टेंट रहती है और हमारी जो हमारी लैंड है वो भी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसका डायग्राम होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन की, जो कैपिटल आउटपुट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है हमारा कैपिटल भी बढ़ती रहती है, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ लेबर भी बढ़ती है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है। तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा सीधा कि हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है और हमारी लेबर भी इंक्रीज़ हो रही है। तो शॉर्ट रन का ग्राफ हमारा ऐसे था और लॉन्ग रन का ग्राफ हो गया हमारा ऐसे। और यहाँ पे आएगा कैपिटल, कैपिटल का साइन इज आर के और लेबर का ग्राफ हो गया हमारा एल। तो सिंपल ये वाला डायग्राम हो गया क्लियर। KL 1:1 is equal to KL2 divided by L2 is equal to units of labor for a lower level of output. Its of labor for a higher level of output 1 is equal to units of labor for a lower level of output is equal to units of labor for a higher level of output. तो हमारा जो KL आएगा, KL1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, इसमें क्या रहेगा हमारी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में KL2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा इसमें रहेगा हमारी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ लेबर फॉर अ लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। इट्स ऑफ लेबर फॉर अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा अगर हमारी आउटपुट ज़्यादा होंगी तो हमारी यूनिट्स ऑफ लेबर भी ज़्यादा लगेंगी, बट अगर हमारी आउटपुट कम है लेबर कम है तो हमारी यूनिट्स भी कम प्रोड्यूस होंगी। तो ये आ गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमारे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, इसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग। फर्स्ट डिफरेंस इज why did different number one slot in production function is variable proportion type function while the long run production function is constant type production function. It is in the short run production function ratio KL ratio must change a different level of output as it, because once it is constant also production process as seen from equation number 1K is equal to 41 units of labor as applied to produce 40 units of output, or when 6 units of labor applied to produce 45 units of output, called defector ratio from 5:4 to 6:4 at level of output is raised from 40 to 45 minutes of commodity X. However, from equation 3 and 4, which is at factory still remain same 5 for output is 40 units as less in the output is a tone, while short in the production function is called variable type production function along with the production motion is called constant type production function. तो हमारी जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं वेरिएबल को ही चेंज करते रहते हैं हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि लैंड तो हमारी फिक्स्ड है तो वेरिएबल हमारा चेंज होता है, बट जो हमारी लैंड होती है वो होती है हमारी नहीं चेंज होती। बट लॉन्ग को क्या कहते हैं कांस्टेंट टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं हम लैंड को। प्रोडक्शन फंक्शन द शॉर्ट प्रोडक्शन इज़ द रेशो, जो हमारी कांस्टेंट वाली में प्रोडक्शन रेशो होती है वो होती है हमारी KL रेशो होती है। इट मस्ट चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हमारा आउटपुट पर बढ़ता है तो हमारी जो रेशो होती है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है, क्योंकि हमारी ये वाली जो फैक्टर है ये होता है हमारा कांस्टेंट, तो हमारी ये वाली रेशो भी बढ़ती रहती है।
इसके बढ़ने के साथ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो हमारी 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगेंगी हमारी 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए। अगर हमारी ये आउटपुट बनाना है तो हमारी लगेगी 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, और 6 यूनिट्स अगर हमें बनानी है लेबर की तो बनेंगी हमारी 45 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो ये वाली आ गई हमारी रेशो। अगर हमें 5 यूनिट्स बनाना तो होगी हमारी 400 आउटपुट, और 6 यूनिट्स बनाना है तो होगी हमारी 45 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और इसको हम कहते हैं रेशो। 5 रेशो होगी हमारी तो होगा 426 रेशो होगी। और अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है 40 to 45 यूनिट से तो हमारी इक्वेशन जो होगी वो 3 to 4 से हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। शेल रिमेन सेम 5 रेशो फॉर एन आउटपुट इज 40 यूनिट्स एज लेस इन द आउटपुट इज ट्यून। बट इन द शॉर्ट रन में इसे हम कहते हैं वेरिएबल टाइप, इसमें हम क्या इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट टाइप। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस इज लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में, कि जो हमारी लॉन्ग रन होती है और जो हमारी शॉर्ट रन होती है, कि जो हमारा स्केल ऑफ आउटपुट होता है इसमें हमारा कांस्टेंट रहता है। इसमें हमारा स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट। स्केल ऑफ आउटपुट जो रहता है हमारा कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में। बट अगर हम इसकी बात करें ये चेंज होता रहता है लॉन्ग रन में। इसमें जो स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट था, बट इसमें जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो होता रहता है चेंज। It is changes in case of long run production function. Scale of output indicated by size of the plant used by the phone. तो ये इसमें ये अगर हमारा प्लांट का साइज़ है वो चेंज होता रहता है तो हमारी लॉन्ग रन चेंज होती रहती है उसके साथ साथ। Used by phone by definition, shorter is too short for a firm to change the fixation the size of a front. Accordingly, short period production budget is always shared with reference to constant share of output. Does not short period the producer and increases this scheme of output only banking application variable factors into scheme scale of output in the long run. On the other hand, the producer increases the level of organization. The scale of output does short studied with reference to constant scale of output, while the long run production function is reference to variable scale of output. तो हम अगर शॉर्ट रन की स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं किसके हिसाब से, कांस्टेंट के हिसाब से, और जो प्रोडक्शन होती है ये होती है हमारी स्टडी लॉन्ग रन में वेरिएबल के हिसाब से। तो सेकेंड डिफरेंस है कि इसमें स्केल ऑफ आउटपुट इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता रहता है। और बाय डेफिनेशन इट इज़ टू शॉर्ट फॉर द फर्म to change the fixation of the size of the front. Accordingly, short period budget is always shared with reference to constant scale of output. जो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम स्टडी करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कांस्टेंट। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम स्टडी करते हैं कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से। आउटपुट हमारा शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होता और इंक्रीज होता रहता है हमारा लेबर के बढ़ने की वजह से। बट इसमें प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ होता है वो आउटपुट इसके बढ़ने से भी हो सकता है, वेरिएबल के बढ़ने से भी, और उसको बढ़ने से भी हो सकता है, हमारे इनपुट्स को बढ़ने से भी, वेरिएबल और लैंड को बढ़ने से भी। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। एंड थर्ड डिफरेंस है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। Short run production function exhibit scales to a factor, while the long run production function exhibits return to a return in the short in output is increased by increasing the application of variable factor. According to output is increased by application variable factor, does it turn to factor in the short, and production is increased by increasing the returns to a scale. Accordingly, the behavior of output as returns to a scale, there is returns to a factor, short period concept, returns to a scale, and that had a long did concept. We may wind up the discussion highlighting the following points of contact between the 2 points. Total production of grease, the production function is which the factory shooting to change with change in volume of output. Long run production function, a production function with factor ratio does not change in the volume of output. तो हमारी जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है एग्जिबिट रिटर्न्स टू अ स्केल, इसका मतलब होता है कि ये देता है हमें रिटर्न्स।
रिटर्न्स टू अ, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो देता है हमारे रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देता है हमें रिटर्न्स टू अ स्केल्ड, रिटर्न्स टू अ स्केल। ये देता है हमें रिटर्न्स टू फैक्टर और ये देता है हमें रिटर्न्स टू स्केल, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। रिटर्न्स टू अ स्केल इन द शॉर्ट रन में क्या होता है, जो आउटपुट होगा हमारा इंक्रीज होगा किससे, अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, तो सबको पता है। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर डज इट चेंज इन द फैक्टर, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज होते रहते हैं हमारे शॉर्ट रन में। और अगर हमें इसमें बढ़ाना है, रिटर्न्स टू स्केल में बढ़ाना है, तो हम इसमें बढ़ाएंगे लॉन्ग रन की हेल्प से भी और शॉर्ट रन की हेल्प से भी, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं फैक्टर्स। तो हम अगर हमें डिस्कस करें कि हमारी क्या क्या डिफरेंसेस आए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, तो हमारे क्या क्या डिफरेंसेस आए। टोटल प्रोडक्शन जो होता है हमारा चेंज होता रहता है आउटपुट के बढ़ने की वजह से। जो हमारा आउटपुट इंक्रीज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम बढ़ाते रहते हैं। लॉन्ग एंड प्रोडक्शन बजट, द प्रोडक्शन फंक्शन विच फैक्टर डज नॉट चेंज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो हमारा क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, तो अगर हमारी रेशियो बढ़ी तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा आउटपुट में चेंज आता है, राइट। तो ये हो गया हमारे 3 डिफरेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। टोटल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? टोटल प्रोडक्ट का मतलब है इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद द सेम कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Let us consider labor is a variable factor and capital as the fixed factor. Also assume that along with the same constant application of the fixed factor, say one machine a producer is using through 6 units of a variable factor, the results and output is 10, 12, 15, 12 and 10. 6 units of commodity correspond to each unit of a labor used in the situation. TP is equal to 10 plus 6 plus 10 plus 12 plus 15 is equal to 65 units of a commodity. तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारे जितने भी सम टोटल है किसका, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय, जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसका सम टोटल है, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बाय ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स। ये हमारा सम है कि जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसका ये सम है। हमारा जो फिक्स फैक्टर है इसमें हमारा है कांस्टेंट, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वेरिएबल में कितना हमारा सम टोटल रहा है जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे हमारा इसमें लेबर हमारा है वेरिएबल फैक्टर, कैपिटल इज आर फिक्स्ड फैक्टर। तो इसमें अगर हम टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा कैसा निकलेगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट अलॉन्ग विद सेम कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो मशीन है प्रोड्यूसर यूजिंग थ्रू 6 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, द रिजल्ट्स एंड आउटपुट इज, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा आउटपुट को हम वेरिएबल फैक्टर को ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा टीपी। तो टीपी का मतलब ये है कि जो वेरिएबल फैक्टर में जितने भी हमारे आउटपुट हुए हैं उसका हमने कर दिया टोटल। तो इस सबको टोटल कर देंगे तो हमारा आ गया हमारा 65। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग है व्हाट इज योर प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टीपी when what is a unit of edible factories. Use examples. Output is increased from 40 to 45 minutes when the output of labor is increased from 5 to 600. MP is equal to 40 minus 40 is equal to 5 units. We can see that MP is equal to TPN minus TPN minus 1. By adding the MP of all the rights of a variable factor we get TP. Does TP is equal to sum of TP refers to change and type even to variable factor using big factor remains constant. MP is the sum total of TP is sum total of M because it is the square 2 of the variable factor. तो MP का मतलब है कि हमारा एक और टोटल जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज आया एक और हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करने से। हमारा टोटल प्रोडक्ट है हमारा N, टोटल प्रोडक्ट है हमारा N, पहले चल रहा है हमारा 45 हमारा टोटल प्रोडक्ट है। उसके बाद वाला हमारा जो TP है वो है हमारा, इसको हम कहते हैं बाद वाले टीपी को N-1, 40 हो गया। तो ये हमारा जो इंक्रीज आया है उसे हम कहते हैं 5।
तो इसे हम कहेंगे क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हेन द आउटपुट ऑफ लेबर, अगर हमारा लेबर का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया है 40 से 45 के बीच में, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो हो गया हमारा कितना, TP(n-TP(n-1), तो ये हो गया हमारा 40 - 45 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका ये मीनिंग है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का। इवन मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज, बिग फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, EP द सम टोटल ऑफ M। तो ये इसका TP जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका यही फॉर्मूला है कि TP(n - TP(n-1). हमारा चेंज कितना आया TP में, अगर हमने एक और फैक्टर यूज़ कर लिया वेरिएबल का, कितना आउटपुट में हमारा चेंज आ गया। तो जो हमारा चेंज होता है TP, एक और TP का, पहले अगर TP 45 था, फिर हो गया 40 था, फिर हो गया 45, तो जितना चेंज आया है TP में वो हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। और एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट per unit of variable factor. It is estimated by as under AP is equal to TP divided by LTP is equal to total product L is equal to roots of variable factor. If TP is equal to 41 units of a liberty, it is used, AP is equal to TP divided by L, 40 divided by 5 is equal to 8. Output or physical output per unit of a factor is used in the production of labor. तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट होता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ। अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को लेते हैं, अगर हमने लैंड की बारी में दी, तो हमारा अगर जो हमारा लेबर है उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया पर यूनिट में, अगर लेबर ने हमारे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए पर यूनिट फैक्टर में, तो उसे हम कहेंगे एवरेज प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है TP डिवाइडेड बाय, इसका मतलब होता है TP डिवाइडेड बाय LTP, इट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट L इज इक्वल टू रूट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। TP अगर हमारा 40 और हमारी जो लेबर है हमारी 5, तो इसका जो आंसर है 8, ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि हमारे जो लेबर है उसने 8 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं पर यूनिट के हिसाब से। तो ये हमें यही बताता है कि हमारा फिजिकल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट के प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, कितना हमारा यूज़ हुआ। तो इसका फॉर्मूला है TP डिवाइडेड बाय लेबर, यूनिट्स जो है हमारे। TP अगर 40 है डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। और नेगेटिव MP हो सकता है क्या, MP हमने MP का फॉर्मूला डिस्कस किया था कि MP इज इक्वल टू TPN - TPN-1। तो ये MP अगर नेगेटिव हो सकता है या फिर नहीं। MP कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशंस, पर्टिकुलरली व्हेन excessive employment in some public sector undertaking in India. This employment, it was over efficiency of workers, because of which MP is negative. In such situations MP increases when some workers are withdrawn. Okay, तो MP हमारा नेगेटिव हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइज होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय कर लेती हैं बट उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो उनका जो पर यूनिट का आउटपुट है वो हो जाता है हमारा नेगेटिव। तो हमारी जो MP है वो होगी हमारी डिक्रीजिंग। वो MP इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको, अगर हम थोड़े से जो लेबरर्स हैं, थोड़े से वर्कर्स हैं, थोड़े से एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम निकाल दें और उनको विड्रॉ कर लें, तो हो सकती है हमारी MP पॉजिटिव हो जाए। बट हमारी MP तब होती है ओवर एम्प्लॉयमेंट में होती है हमारी MP नेगेटिव। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस पूरे चैप्टर का, रिटर्न्स टू अ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ये पूरे। इसमें आपके 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इसको अपने बहुत बहुत अच्छे से करना है। इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इफ द आउटपुट ऑफ वन इनपुट सेक्टर इज इंक्रीजिंग by all the other factors of constant in the proportion between factors is changed. Supposedly there are two factors of production, there is land and labor, a fixed factor, and labor is a variable factor. Supposingly you have land measuring two sectors, you grow tomatoes on it with the help of 1 unit of labor. Accordingly the proportion between land and labor will be 1 day should do if all the units of labor are increased to 2, then the new proportion between labor and land ratio, to other words, if there were 2 hectares of land phone use of labor productivity to Delhi per unit of labor on account of change in proportion of bus, they will also be changed in total output at different dates. Initially when output is employed on the fixed land allowed put memory, that is increasingly rate, but eventually a stage must come at a matter of low total of loading. Please only at the missing at the popularity known as law of variable proportion or law of
डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको किसी भी लॉ को अगर एक्सप्रेस करना है अपने एग्जाम में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका मीनिंग एक्सप्रेस करोगे, राइट? तो मीनिंग अगर एक्सप्रेस होगा तो क्या उसका मतलब होगा? इफ द आउटपुट ऑफ वन इनपुट इज इंक्रीजिंग, अगर हम आउटपुट एक इनपुट का बढ़ा रहे हैं और दूसरे जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हो गए हमारे कांस्टेंट। एक आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीज और दूसरे हो गए हमारे कांस्टेंट, दूसरे में कोई चेंज नहीं आया। तो ये दो फैक्टर्स हो रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के। हम लेके चलते हैं कि हमारे दो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, एक हो गया लैंड और हो गया एक हो गया हमारा लेबर। तो लैंड जो हो गया वो हो गया हमारा फिक्स फैक्टर, और जो लेबर है वो हो गया हमारा वेरिएबल फैक्टर। तो हमने अगर लैंड को किया, यू विल लैंड में आप लेके चलो एग्जांपल कि आप टमाटोज कर रहे हो, टमाटोज आप इस पे उगा रहे हो विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट की हेल्प, लेबर की हेल्प से इस पे टमाटोज कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लैंड विल बी 1 day शुड डू ऑल द रूल्स ऑफ लेबर आर इंक्रीज। तो हमारे जो प्रोपोर्शन है वो बटेगा किस किस के बीच में? जो हमारा आउटपुट आएगा लैंड और लेबर के बीच में। अगर हमारी लेबर इंक्रीज हो जाती है, दैट इज अ न्यू प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लैंड रेशियो। तो इन द वर्ड्स इफ देयर इज 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, अगर हमारी 2 हेक्टेयर की पहले लैंड थी बट हमारी अगर पहले 1 थी पर यूनिट ऑफ लेबर के हिसाब से, तो हमारी जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाएगी न्यू आउटपुट आने की वजह से। हो सकता है कि हमारा टोटल आउटपुट क्या होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाता है, बट उसके बाद टोटल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद टोटल एम्प्लॉयमेंट डिमिनिश हो जाता है। तो हमारा टोटल ये वाला लॉ क्या कहता है? इसका मतलब ये कि हमारे दो फैक्टर्स हैं, एक लैंड फैक्टर है और हमारा है लेबर फैक्टर। तो इसमें हमारा टोटल आउटपुट होगा, सबसे पहले होगा हमारा इंक्रीज। टोटल आउटपुट का मतलब होगा हमारा इंक्रीज, फिर होगा हमारा डिक्रीज और फिर होगा हमारा डिमिनिशिंग। पहले टोटल आउटपुट बढ़ेगा हमारा, फिर बढ़ेगा हमारा, फिर घटेगा और फिर होगा हमारा कांस्टेंट रहेगा हमारा टोटल आउटपुट। तो ये इसका मीनिंग है, पहले टोटल आउटपुट बढ़ता है, फिर घटता है, फिर इंक्रीज होता है। अगर हमारा डिक्रीज हो जाता है, अगर हमारे 3 फैक्टर्स हैं, हमारे 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास लैंड और लेबर के। इसका एक ये है हमारे पास इसकी टेबल। इसमें लैंड हो गया फिक्स फैक्टर और लेबर इज़ आर वेरिएबल फैक्टर। टोटल आउटपुट ये देखो पहले इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, ये हो रहा है। फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हमारा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो हमेशा इंक्रीज ही रहेगा 2 से 5। लैंड तो हमारी एक कांस्टेंट रहेगी, लैंड तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो वो तो रहेगी कांस्टेंट, और लेबर हमारी बढ़ी जा रही है 8 तक। टोटल प्रोडक्ट रहेगा हमारा ये 2 5 9 12 14 15 15 एंड 14, ये रहेगा पहले कांस्टेंट, फिर हो रहा है ये डिक्रीज। पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर हो रहा है डिक्रीज। तो हमारी जिसके अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होगी वो होगी पहले इंक्रीज। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? TPN-TPN-1। अगर ये पहले 2 था, फिर इसको इसमें से माइनस कर दिया 3, फिर इसको इसमें से 4 3 2 1 0 एंड -1। तो ये पहले हमारा MP हो रहा है इंक्रीज, फिर हो रहा है हमारा MP डिक्रीज, और फिर हो रहा है हमारा MP नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट? तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो MP पहले होगा हमारा इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा लॉ। तो ये हमारा, अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? पहले आप किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप उसको करोगे एक्सप्लेनेशन, फिर करोगे टेबल, फिर करोगे उसका डायग्राम, और फिर लोगे उसके एजम्पशंस। तो इसका ये है इसका डायग्राम। आपको इसकी 2 की वो बनानी है, आपको इसकी डायग्राम। पहले होगा आपका TP, क्योंकि यहाँ पे आपने TP डिस्कस किया था, और फिर हो जाएगा MP। देखो TP क्या हो रहा है, पहले पहले इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डायग्राम जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, 15 15 कांस्टेंट, और फिर हो जाएगा डिक्रीज। ये हो रहा है पहले कांस्टेंट, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा डिक्रीज, और फिर ये हो रहा है हमारा डिक्रीज। ये हो रहा है पहले हमारा इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट, फिर इस कांस्टेंट एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, राइट? ये हो रहा है इंक्रीज,
कांस्टेंट एंड डिक्रीज। और एमपी की बात करें तो एमपी स्टार्टिंग से हो रहा है, यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज ही हमने कर दिया यहाँ पे, एमपी इंक्रीज हो रहा है ये एमपी। उसके बाद एमपी क्या हो रहा है, एमपी उसके बाद हो रहा है हमारा डिक्रीज, तो डिक्रीज हो गया है एमपी। उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे 15, जहाँ पे ये मैक्सिमम है टोटल प्रोडक्ट, उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट है 0, ये 15 यहाँ पे है और ये 0 है, तो ये वाला पॉइंट हमने लिख दिया कि जहाँ पे ये 15 है और ये हो गया 0, ये यहाँ पे 15 है और ये है 0, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, ये हम इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज। ये टीपी हो गया और ये एमपी हो गया, और ये हो गया सेकंड स्टेज, जहाँ पे ये 15 और 0 हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेज। इसके बाद वाला स्टेज हो गया थर्ड, और इसके जो फर्स्ट वाला स्टेज है तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसका हम लॉ, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इससे हमने क्या सीखा इस वाली टेबल से, इस वाले डायग्राम से, इसको हम लिख के बताते हैं। Table 1 shows that at more and more units of labor are employed, MP tends to rise till 3 units of labor। हमने क्या किया है, जो इसमें अगर हमने लेबर को एम्प्लॉय किया है उससे क्या हुआ है हमारा, हमारे अगर लेबर बढ़ने की हेल्प से हमारा क्या हुआ है, एमपी तो इंक्रीज़ हो रहा है, एमपी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 3 तक, पर बट उसके बाद क्या हो रहा है 4 तक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है एमपी, बट उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा एमपी डिक्रीज़ हो रहा है। टीपी इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब, इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय किया तो एमपी इज़ टेंड्स टू राइज, 3 तक हमारा एमपी बढ़ रहा है, 3 यूनिट्स तक, जैसे ये 3 थे उस तक बढ़ रहा है, बट उसके बाद 4th यूनिट पे हमारा क्या हो रहा है, एमपी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें हमने एक्सप्लेन करना है ये सब चीज़ें। टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कि पहले हमारा इसको माइनस करके 4 था, फिर हमारा क्या रहा है 3 था, फिर 4 था, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से हुआ है कि पहले 3 था फिर 4 था। दिस सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये स्टेज को कहते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज। बट उसके बाद क्या हुआ है, हमारी सिचुएशन जो थी हमारी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी है। इसके बाद क्या हुआ है कि हमारी जो सिचुएशन थी वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई है, कि हमारी जो एमपी है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर दिया है हमारा, इस तक 6 तक हमारा जो 4 to 6 तक हमारा एमपी हो रहा है डिक्रीज़, तो हमारी एमपी हो गया डिक्रीज़, तो इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रेट। एमपी रिड्यूसेस टू ज़ीरो, तो इस जो हमारा एमपी था इसमें ज़ीरो हो गया, और टोटल आउटपुट सबसे मैक्सिमम था, तो टीपी इज मैक्सिमम। इवेंचुअली एमपी नेगेटिव, नाउ टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बट एमपी अगर हमारा नेगेटिव हो गया है, एमपी देखो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो टीपी हमारा डिक्लाइनिंग शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये वाला नेगेटिव है और ये हमारा टीपी जो है वो डिक्लाइनिंग शुरू हो रहा है। तो ये थे इसकी इम्प्लीकेशंस। टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम एट पॉइंट, आउटपुट इज जीरो, एंचुअली टीपी इज नेगेटिव, नाउ टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन 8 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। तो हमारी जो टीपी थी वो डिक्लाइन होनी शुरू कर होगी जब हमारी 8 यूनिट्स एम्प्लॉय होगी। तो ये हमारी यहाँ पे 8 यूनिट्स थी, तो हमारी टीपी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये था ये हमारा लॉ कि पहले हमारी जो एमपी है होगी इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और फिर होगी नेगेटिव। जो इंक्रीज वाला स्टेज है उससे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, डिक्रीजिंग वाले को डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, और नीचे वाले को कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल। तो ये था इसका डेफिनेशन, राइट। When MP is rising, TP tends to rise at an increasing rate till it occurs at point K on the point of this sponsor. The situation of increasing returns to a scale. तो इसमें हमने क्या स्टडी किया कि हमारी जब MP राइज हो रही है तब TP भी राइज हो रही है। यहाँ पे हमारी MP इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी TP भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये वाला सिचुएशन था। तो इस स्टेज को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। बट सेकेंड स्टेज थी बियॉन्ड एवरी यूनिट्स ऑफ लेबर, MP टेंड्स टू डिक्लाइन। बट इसके बाद क्या हुआ कि हमारी MP डिक्रीज़ होना शुरू कर दी, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो टीपी थी वो भी इंक्रीज़, तभी भी इंक्रीज़ हो रही थी हमारी टीपी, बट किस रेट पे हो रही थी, डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग का मतलब, डिमिनिशिंग मतलब कि जो हमारी टीपी इंक्रीज़ तो हो रही थी कि पहले 2 थी, बट ये इंक्रीज़ तो हो रही थी बट 2 से 1 हुई थी, मतलब क्या हुआ, रेट हमारा डिक्रीजिंग हुआ। तो जब एमपी राइज फॉल कर रहा था बट तभी भी टीपी इंक्रीज़ हो रही थी, बट कौन से रेट पे,
इंक्रीजिंग रेट पे. दिस अकर्स बिटवीन ENS एंड MPK. बिटवीन दिस कोरस्पॉन्ड्स टू इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, राइट. फिर हमारी थर्ड स्टेज थी गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. हमारी जो लेबर थी वो इंक्रीज़ हो रही थी. जब हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही थी लेबर की, तो हमारी MP बन गई नेगेटिव. जब हमने और लेबर लगाई तो हमारी MP जो थी वो बन गई नेगेटिव. तो हमारी तब TP की क्या सिचुएशन थी कि TP जो थी तब तब वो भी डिक्रीज़ हो रही थी. जो हमारी जब नेगेटिव होगी तब हमारी TP भी डिक्लाइन होना शुरू कर दिया TP ने भी. तो ये थी हमारी इसकी सिचुएशन. तो ये थी हमारी इसकी सिचुएशन. तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल. ओके, TP ने अपना पिकअप करना शुरू कर दिया. तो हमारी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है उसके जो हमारे स्टेज 1 थी कि ये हमारी TP थी, ये वाला स्टेज जो थी इसका क्या इम्प्लीकेशंस थे इस वाली स्टेज के, ये क्यों हो रहा था, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल. तो हमारी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स थी वो हमारी ये वाली फैक्टर्स की वजह से थी. फर्स्ट फैक्टर था कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. हमने जो फिक्स फैक्टर था लैंड उसका पूरे अच्छे से यूटिलाइजेशन किया. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इज द lesion stage. Fixed factor remains underutilized in the if its full utilization call to greater application of variable factor. Since initially additional needs a variable factor and more useful output or or of variable factor tends to rise. तो हमारी जो फैक्टर जो थी फिक्स जो लैंड थी वो अच्छे से यूज़ हो रही थी. उसका मतलब क्या था कि उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा था. वेरिएबल फैक्टर भी हमारी अच्छे से उसमें यूज़ हो रही थी और उसमें जो हमारी फिक्स्ड फैक्टर थी वो भी अच्छे से यूज़ हो रही थी. एडिशनल जो नीड्स थी हमारी वेरिएबल फैक्टर की वो भी अच्छे से पूरी हो रही थी और जो फिक्स्ड फैक्टर था वो भी हमारा अच्छे से यूज़ हो गया था. तो हमारी इसकी वजह से हमारी रिटर्न्स होगी अच्छी. सेकेंड इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. Increasing application of the variable factor enables process based division of labor. Specialized workers may be used for different processes of production. This increase efficiency of production, productivity of labor, वेरिएबल फैक्टर अकॉर्डिंगली टेंड्स टू राइज. तो हमारा जो सेकेंड रीज़न था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का, हमारे जो आउटपुट का इंक्रीज़ होने का, वो था कि हमारी जो लेबर थी वो डिवाइडेड थी. अगर वो एक लेबर है वो वही काम करेगी दोबारा दोबारा तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट. उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी लेबर की. तो लेबर की अगर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती रहेगी बार बार तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. इसलिए हमारी जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे और MP भी बढ़ जाएगा. थर्ड इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. एज लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज एडिशनल एप्लीकेशन of the variable factor tends to improve the degree of coordination between the fixed and variable factor. As a result, marginal product increases and total product increases at an increasing rate. तो हमारा क्या था थर्ड की हमारी जो कोऑर्डिनेशन था फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में बहुत अच्छा बैठ रहा था. जो कोऑर्डिनेशन था अच्छा कोऑर्डिनेशन था. तो कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हमारी फिक्स और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में हमारी जो वो थी कोऑर्डिनेशन था बहुत अच्छा था और वो इसलिए वजह से जो हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर था वो हो गया इम्प्रूव. तो हमारी टोटल प्रोडक्ट होगी और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया उसकी वजह से इंक्रीज, राइट. तो हमारा सेकंड है कि हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या कारण थे. जो हमारा सेकंड स्टेज था डिमिनिशिंग था वो हमारा क्या क्या कॉजेज थे उस डिमिनिशिंग के लिए. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में भी एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. तो हमारे डिमिनिशिंग होने के कारण थे फर्स्ट था फिक्सिटी ऑफ द सेक्टर. जो हमारी लैंड थी वो थी फिक्स थी. इसकी वजह से वो जो हमारी आउटपुट था वो एक आउटपुट से बढ़ नहीं रहा था एक उसके बाद. तो हमारे होगी ये हमारा फर्स्ट रीज़न था फिक्सिटी ऑफ द सेक्टर. फिक्सिटी आर द फैक्टर्स the principal cause behind the law of diminishing returns. As more and more units of variable factor combined with perfect sector, the later get solute. See the sufferers lose efficiencies and diminishing returns. तो हमारा जो फर्स्ट रीज़न था डिमिनिशिंग रिटर्न्स का वो था कि हमारे जो फैक्टर्स थे वो थे फिक्स्ड. फिक्सिटी थी हमारी फैक्टर्स की. As the factors, the principal cause behind the law of diminishing returns, as more and more units of variable factor, हमने जो वेरिएबल फैक्टर थे वो कर दिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज. तो हमारी जो इसलिए हमारी जो फिक्सिटी थी वो होगी बढ़ी और हमारी एफिशिएंसी कम होगी और हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें फेस करना पड़ा. सेकेंड इज इम्परफेक्ट फैक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी.
तो जो हमारे जो फैक्टर्स थे वो थे हमारे इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट, उसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते थे एक दूसरे के खिलाफ। मोर एंड मोर लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल, जो लेबर थी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे कैपिटल के प्लेस में, तो उससे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं थे एक दूसरे के लिए। उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी कम होगी और हमारी आउटपुट होगी डिक्रीज। और थर्ड इज नेशन बिटवीन द फैक्टर्स, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इवेंचुअली डिस्टर्ब द आइडल एफिशिएंसी, सो इट्स अर्जेंट वर्क ऑन शूटिंग द फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो हमारी क्या थी, जो फैक्टर्स के बीच में एक अच्छी सी तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे आउटपुट होगी डिक्रीज और हमें सामना करना पड़ रहा डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। तो जो हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसके कुछ कुछ एजम्पशंस भी हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज द लॉ is able to proportion is based upon certain assumptions that are Swallow's ratio of which factors of production are combined cannot be changed। तो हमारे जो assumptions हैं law के वो क्या क्या हैं, units of variable factor homogeneously or equally efficient and then increase one by one does the law of diminishing returns check it is not because data it is well sector less efficient than the former ones, it is because the ideal factor should deserve the because ability of the factors like machine reduces the percentage of variable factor। तो फर्स्ट एजम्पशन ये है कि हमने वेरिएबल फैक्टर को होमोजीनियस मांगा है, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है लैंड उसको हमने होमोजीनियस सोच के चला है, उस सोच के चला है कि हर एक लेबर हमारी इक्वली एफिशिएंट होगी, वो काम हर एक लेबर अच्छे से करेगी और उसको हम इंक्रीज़ कर पाएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। इट इज़ नॉट बिकॉज द वेल सेक्टर लेस सफिशिएंट देन द फॉर्मर, इट इज़ बिकॉज द आइडल फैक्ट्री। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी लेबर हमने एज्यूम करके चला कि सारी की सारी लेबर्स अच्छे से यूटिलाइज हो रही है। तो ये हमारी फर्स्ट एजम्पशन थी। सेकेंड थी कि हमारी टेक्नोलॉजी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो ये हमारी कुछ एजम्पशंस थी। तो हमारी कुछ कुछ हमारी जो थी पोस्टपोनमेंट भी थी लॉ की, इस लॉ की। तो फर्स्ट थी कि पोस्टपोनमेंट ऑफ टू वेरिएबल प्रोपोर्शन इज पॉसिबल इन टू कंडीशन, जो पोस्टपोन कर सकते हैं हम लॉ को इन दो कंडीशंस के। when there is improvement in technology used in process of production, तो there is greater improvement in achieved with the output। तो हम अगर इम्प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को तो हम इस लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ हो रही है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो हमारा आउटपुट अच्छे से बन सकता है, तो हमारी ये वाला लॉ पोस्टपोन हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन इज व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज डिस्कवर्ड सो द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज रिमूव्ड, हाउ सच ए सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम किसी फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट निकाल लें तो हमारी फिक्स फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है, तो हमारी पोस्टपोन हो सकता है ये वाला लॉ। ओके, तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है टीपी एमपी और एपी और एमपी के बीच में। टीपी और एमपी के बीच में हमारा रिलेशनशिप है, ये हो गया हमारा टीपी एमपी के बीच में हमारा रिलेशनशिप है। फर्स्ट आ गई हमारी लैंड, ये होगी हमारी फिक्स फैक्टर, ये हो गई हमारी वेरिएबल फैक्टर, ये हमारा हो गया एमपी और दिस इज आर एपी। तो ये हमारी फिक्स फैक्टर है तो हर जगह फिक्स रहेंगी, और ये वेरिएबल फैक्टर है ये हर एक साथ इंक्रीज होती रहेगी। ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। फिर हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट और देन इट इज़ डिक्रीजिंग, और एमपी आ जाएगा हमारा टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, इससे आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। और एमपी आ गया हमारा 6, 14, 28, 24, ये इसको हम माइनस कर दे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एमपी। तो हमारा एमपी पहले हो रहा है इंक्रीज, फिर डिक्रीज एंड देन इट इज़ नेगेटिव। और एपी आ जाएगा हमारा टीपी एन डिवाइडेड बाय जो हमारी जितनी लेबर लगी है, तो इसको टीपी एन को अगर हम डिवाइड कर देंगे वेरिएबल लेबर से, 6 को डिवाइड कर देंगे 1 से, 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, इस 48 को डिवाइड कर देंगे 3 से, इसको से हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारी आ गई एपी। तो इसका अगर हमें डायग्राम बनाना है तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ये आ गई हमारी टीपी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, देन इट इज़ आर एपी एंड ये आ गई हमारी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो टीपी हो रही है हमारी इंक्रीज, पहले इंक्रीज देन कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग, टीपी इंक्रीज देन कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग, राइट। देन हमने बात करी है किसकी, एपी की। एपी हो रही है हमारी पहले इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है ये, तो पहले होगी हमारी एपी इंक्रीज, ये एपी का चल रहा है ग्राफ, ये पहले हो रही है इंक्रीज देन इट इज़ डिक्रीजिंग। और एमपी की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज डिक्रीज एंड नेगेटिव, तो ये होगी हमारी एमपी इंक्रीज डिक्रीज एंड फिर नेगेटिव ही चली गई। बट जो हमारी जब टीपी मैक्सिमम है तो हमारी जो हमारी टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज, दैट इज़ आर थर्ड स्टेज एंड दैट इज़ आर फर्स्ट स्टेज। तो डायग्राम भी हमने बना दिया। तो हमने क्या रिलेशनशिप ऑब्जर्व करी टीपी और
एमपी के बीच में। तो जो रिलेशनशिप ऑब्जर्व करी हमने, ये सब थी हमारी रिलेशनशिप। इट इज ऑफर्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। एज लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब जब हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, जब तक हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, इस वाले डायग्राम में एमपी ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, देखो ये 6 से 14 हो रहा है, 14 से 28 हो, तब तक हमारा क्या हो रहा है, टीपी, तब तक टीपी बढ़ रहा है, तब तक एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी टीपी और एमपी साथ साथ चल रही है। एज लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी तब तक इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो इसमें हमने ये पता किया कि जब तक थर्ड यूनिट तक हमारी 6 से 12 हो रही है हमारी एमपी, 6 से 14 हो रही है, तो ये हमारे कितने हो गए 8, तब तक हमारी एमपी भी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, 14 से बढ़ रही है हमारी 28। तो ये आ गया हमारा इसका कंसेप्ट। लेबर कॉन्ट्रीब्यूट 6 टन्स ऑफ राइस शुड आउटपुट, यूनिट सेकंड कॉन्ट्रीब्यूट 14 10 एंड थर्ड यूनिट कॉन्ट्रीब्यूट, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कितना 6, देन 14, देन 28। तो ये इंक्रीजिंग रेट पे एमपी इंक्रीज हो रही है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सेकंड हमारी थी कि व्हेन टीपी starts division, pb increase only at diminishing rate starts happening when the fourth unit of laborers in Russia, mp of fourth unit of 40 tons of rice or fifth unit of 8 tons of rice or sixth unit is the fourth unit price. Accordingly, 1/4 unit of labor is consumed by increase in 24 units when the fourth unit of labor is used. TP increase by 24 units when 50 units of labor is used. TP increase by 8 units and when 6 units of laborers is used. Keeping rate is 44 turns, implying that TP increase at only a decreasing rate. तो सेकेंड हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि जब TP हमारा TP starts increasing, जब हमारा TP इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, देखो TP इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन पहले था हमारा 28, फिर हो रहा है हमारा इंक्रीज बट एक डिमिनिशिंग रेट है। तब अब एमपी पे हमारा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो है कि एमपी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है एक इंक्रीजिंग रेट से। तो ये आ गई इसकी सेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तब था कि जब एमपी हमारी 0 होगी तब टीपी जो था वो मैक्सिमम आ गया। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि जब टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया तब एमपी भी डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। और ऑब्जर्वेशन जो थी एमपी और एपी के बीच में, जो एमपी और एपी जो हमने बनाई है वो उसके बीच में क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी एज लॉन्ग एज एमपी बेटर देन अ पी हैपन टिल अ पॉइंट एंड प्लेस एट द टॉप। जब एमपी जब तक बेटर रही तब तक एपी भी बेटर रहा। जब जब एपी डिक्रीज होने लगी, देखो इस डायग्राम में, जब एपी डिक्रीज होना शुरू कर दी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे जब एपी डिक्रीज हो रही तब क्या हो रहा है, एमपी भी डिक्रीज होना शुरू कर दिया। बट एमपी जो है उसका जो पेस है वो ज़्यादा बड़ा है, स्पीड है वो ज़्यादा बड़ी है करने की। बट एपी जब मैक्सिमम पॉइंट पे है, एपी का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, एपी का मैक्सिमम पॉइंट ये है, तब एमपी जो है हमारी कम है। व्हेन एपी इज मैक्सिमम पॉइंट, तब एपी क्या होती है, जब इसको कट करने लगी है बिलो से, इसको नीचे से कट कर रही है। ये आ गई नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। जब हमारी एमपी जो थी 0 होगी तो हमारी पॉजिटिव रही हमारी पी, एपी। जब एमपी होगी हमारी 0, एमपी हमारी 0 है, यहाँ पे 0 है एमपी, तो एपी जो थी वो पॉजिटिव रही। तो इस डायग्राम को देख के आपको सब कुछ कर लेना है ऑब्जर्व। और जो डायग्राम्स थे वो हो गए हमारे ये वाले डायग्राम्स। तो हमारा जो एमपी था वो देखो इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया हमारा एमपी का डायग्राम कि हमारा एमपी क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज। तो हमने सबसे पहले वाला डायग्राम बना दिया इसका कि एमपी हो गया हमारा इंक्रीज। तो जब हमारा एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा है तब टीपी पे क्या अफेक्ट हो रहा है कि टीपी हमारा हो रहा है, टीपी हो रहा है हमारा टीपी भी हमारा हो रहा है इंक्रीज, बट उसकी शेप ऐसी जाएगी टीपी की कि हमारी एमपी की शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है कि वो इंक्रीज हो जा रहा है ऐसे, बट टीपी की जो शेप होगी वो होगी ऐसे, ऐसे होगी इसकी शेप, ये होगी इसकी शेप की। ये भी तो हर पॉइंट पे इंक्रीज ही कर रहा है टीपी। बट उसके बाद क्या हुआ कि एमपी हो गया हमारा कांस्टेंट, एमपी उसके बाद क्या हो गया हमारा कांस्टेंट,
एम पी इस पॉइंट पे हो गया हमारा कांस्टेंट, तो एम पी का हमने डायग्राम बना दिया कांस्टेंट वाला, कोई वो नहीं पड़ रहा। तब जब एम पी कॉन्स्टेंट है तब हमारा टी पी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब एम पी इज कॉन्स्टेंट तो टी पी हो रहा है हमारा इंक्रीज, तो टी पी का हमने डायग्राम बना दिया इंक्रीज वाला। जब हमारा एम पी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, जब एम पी ने, एम पी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट पे, तब टी पी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने टी पी को इंक्रीज बना दिया। टी पी को हमने ऐसे बना दिया, टी पी राइज कर रहा है, अगर राइज होगा टी पी तो ऐसे, तो डिक्रीज होगा तो ऐसे। और जब एम पी ज़ीरो हो गया तो टी पी हमारा, जब एम पी हमारा ज़ीरो हो गया तो टी पी हमारा क्या हो गया, जब एम पी हमारा ज़ीरो है तो टी पी हमारा क्या है, डिक्रीज कर रहा है। जब एम पी हमारा ज़ीरो, जब एम पी हमारा क्या है, ज़ीरो है, इस डायग्राम में देखो एम पी हमारा ज़ीरो है तो टी पी, एम पी ज़ीरो तो टी, जो हमारा टी पी है वो हमारा वो भी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो एम पी ने भी राइज करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारे डायग्राम की एक्सप्लेनेशंस, डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ये हो गया हमारा डिक्रीज का पॉइंट, राइट। तो ये हमने इसको कर दिया एक्सप्लेन। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, सिर्फ आपको इसमें एग्जाम्पल्स जो डायग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन फाइंड करके रखना है, सारा का सारा सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा बना लेना है आपको। तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये। आपको अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, वरना आना नहीं चाहिए डाउट, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और एडिग्राउंड को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मैटर करते हैं, कि एक लाइक कमेंट, राइट। तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए एडिग्राउंड को एक अच्छा चैनल बनाने के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको किसी चैप्टर में डाउट हो रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, राइट। और एग्ज़ाम्स में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से वाटर ड्रिंक करना है, एक्सरसाइज करनी है कम से कम 30 मिनट्स करे तो रोज़, और अच्छे से इन्जॉय भी करना है, कभी कभी टीवी भी देखना है आपको, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना सारा दिन, राइट। और और इस चैप्टर को दोबारा वीडियो देखोगे, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो, वरना बहुत सिंपल चैप्टर है, कि अगर दोबारा वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से, राइट। और आपके जो भी मैंने आपको लास्ट में करवाए थे वीडियोस, उसको अच्छे से देखने को मैंने पूरी स्टैटिस्टिक्स ख़त्म करवा दी आपकी टर्म 2 की 11th क्लास की। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे आपको। फर्स्ट 2 पार्ट्स में होगी उसकी एक्सप्लेनेशन, और थर्ड पार्ट में होंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो हम 3-4 चैप्टर्स का कर चुके हैं। और मैं भूल गई आपको कहना, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर हो। आप एक रेजोल्यूशन ले लो कि आपका ये वाला ईयर सबसे बेस्ट होगा आपकी पूरी लाइफ का, और बहुत मैंने मेहनत करनी है इसको सबसे बेस्ट बनाने की, तभी आपका ये बेस्ट हो पाएगा ईयर ये वाला। और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है इस पूरे साल में। लास्ट ईयर में जो भी हो गया वो उसको भूल जाओ, बट आपको इससे पूरी अच्छे से मेहनत करनी, ताकि आप 12th में भी अच्छे मार्क्स ले पाओ, क्योंकि 11th का कंसेप्ट बिल्ड होगा। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली एकदम से सॉन्ग चल गया था, सो आई गॉट अ लिटिल नर्वस। सो आपको अच्छे से इस साल बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जो भी पास्ट में हो गया उसको आपने नहीं देखना, बट अपना फ्यूचर अच्छे से ब्राइट करने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है, राइट। और अपनी फैमिली को भी मेरी विशेस कन्वे कीजिएगा अब हैप्पी न्यू ईयर की। और बहुत अच्छे से आपको इस साल को यूटिलाइज़ करना है, राइट। और इकोनॉमिक्स या मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप हमकी पूरी ट्राई करेंगे हेल्प करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत सिंपल चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे कॉस्ट का चैप्टर, तभी हमारी जो यूनिट है पूरी की पूरी कंप्लीट होगी, राइट। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर सुना, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और प्लीज़ एडिग्राउंड को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और एडिग्राउंड आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी आपकी बूस्ट करने में प्रिपरेशन को एग्जाम्स की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, और अच्छे से यूटिलाइज़ करना है अपने एग्जाम्स को। ओके, थैंक यू सो मच।